नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रायंगल एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी बीसी सीए तथा एबी के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली डी ई तथा एफ है। तो ध्यान चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ बी के क्षेत्रफल यानी एरिया तथा चतुर्भुज सी ए एफ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, फाइंड करें। 1:2, 3:4, 1:3 एंड 2:3। सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर हाउ में बी ये ट्रायंगल एबीसी खींचना पड़ेगा, ट्रायंगल एबीसी खींचना पड़ेगा, त्रिभुज एबीसी ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी खींचना पड़ेगा, ड्रॉ करना। यह हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी। अब आगे इसमें बीसी आगे सी मतलब एसी एंड एबी मतलब ये भुजा, पहले ये दूसरा ये लेना तीसरा ये, तो इनके रिस्पेक्टिवली यानी क्रमानुसार मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट डी ई तथा एफ है। मतलब ये बीसी का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट डी है, यहाँ पर बीचों बीच में आएगा। ये डी मध्य बिंदु है बीसी का। आगे दूसरा बोला है कि ये ई है, तो ये ई सीए का मतलब एसी का मिड पॉइंट है। मतलब ये जो ई है तो ई यहाँ पर बीचों बीच में आएगा, बीचों बीच में आएगा। एसी का मिड पॉइंट ई है और लास्ट में ये जो एफ है ये एफ ए बी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। बोले यहाँ पर देखो ये एफ बीचों बीच में आएगा, ये बीचों बीच में आएगा। ए बी का मिड पॉइंट ये मध्य बिंदु ये एफ है। अब आगे बोला है कि देखो चतुर्भुज डी ई एफ बी, देखो डी ई एफ बी, डी ई एफ बी मतलब यहाँ पर देखो डीई, तो डीई का एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व तभी होगा जब हम ये डी एन ई को जोड़ेंगे, तब ज्वाइंट करेंगे तब। आगे दूसरा डी ई आगे ई एफ मतलब ये एफ एन ई को भी ज्वाइंट करना। ये हमारा चतुर्भुज बन गया। कौन सा? डी ई एफ बी, डी ई देखो डी ई एफ बी, डी ई एफ बी चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। आगे दूसरा चतुर्भुज देखो सी ए एफ बी, देखो सी यहाँ पर आगे एफ सी ए आगे एफ एंड डी मतलब एफ एंड डी को ज्वाइंट करना है। देखो चतुर्भुज सी ए एफ डी, सी ए एफ डी, सी ए एफ डी ये चतुर्भुज ये ट्रायंगल, ये चतुर्भुज ये ट्रायंगल सी ए एफ डी, सी ए एफ डी। तो देखो अब ये दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल यानी कि एरिया का हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकाल। फिर से देखो यहाँ पर हमें ये दोनों क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हमें रेशियो पता करना है, अनुपात पता करना है। कैसे निकले? वो यहाँ पर सबसे पहले वो यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये याद करके रखना। देखो यदि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करेंगे, जोड़ेंगे, तब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 समान त्रिभुज बनेगा, इक्वल ट्रायंगल बनेगा। फिर से ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ध्यान देखो यहाँ पर 1 2 3 4
चार इक्वल ट्रायंगल बनेगा। फोर इक्वल ट्रायंगल बने मतलब ये चारों के चारों त्रिभुज का एरिया समान होता है। ये चारों के चारों त्रिभुज ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल समान होता है। मतलब यदि इस ट्रायंगल का एरिया एक है देन इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, देन इसका भी एक होगा। देखो यदि ट्रायंगल ए एफ ई का एरिया एक है देन ट्रायंगल एफ ई डी का एरिया भी एक होगा, देन एफ डी बी इसका भी एरिया एक होगा, एंड लास्ट में इसका मतलब ई सी डी इसका भी एरिया यानी कि क्षेत्रफल एक ही होगा, वन ही होगा। अब हमें ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल का एरिया निकाल। देखो सबसे पहले यहाँ पर पहले चतुर्भुज डी ई एफ बी बोला। देखो डी ई एफ बी, डी ई एफ बी, तो इसका एरिया स्पष्ट देखो ये 1 + 1 2 होगा, 2 होगा। आगे आगे दूसरा चतुर्भुज यहाँ पर सी ए एफ डी, सी ए एफ डी, सी ए एफ डी, सी ए एफ डी मतलब इसका क्षेत्रफल 1 + 1 + 1 तीन बार बनेंगे, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 1 1 1 1 + 1 + 1 तीन बार है 1, तीन बार एक आता है, यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा। मतलब ये चतुर्भुज डी ई एफ बी एंड चतुर्भुज सी ए एफ डी के क्षेत्रफल यानी कि एरिया का अनुपात यानी कि रेशियो 2 और 3 का होगा। दैट इज 2:3 होगा। 2 सही 3 होगा, 2 सही 3 होगा, 2:3 होगा, 2:3 होगा, 2:3 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। देखो 2:3, 2:3, 2:3, 2:3 यानी ये विकल्प डी ही हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यू है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये साइन है, ये नोटेशन है, ये सिमिलर का है, सिमिलैरिटी का है, समरूपता का है, ये साइन है, ये नोटेशन, ये दिस सिमिलैरिटी का है यानी कि समरूपता का, यानी कि समरूप का है यानी कि सिमिलर का है। तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर दिया गया है, गिवन है। आगे यदि क्षेत्रफल ऑफ देखो क्षेत्रफल ट्रायंगल पीक्यूआर डिवाइड क्षेत्रफल ट्रायंगल एबीसी बराबर 256/441 और पीआर बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो एसी का लेंथ क्या होगा? 12 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, 15.75 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। सबसे देखो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल खींचना। देखो पहला ट्रायंगल ए बी सी, पहला त्रिभुज ए बी सी, पहला ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा पीक्यूआर की देखो दूसरा हमारा त्रिभुज पीक्यूआर, पीक्यूआर ट्रायंगल पीक्यूआर, त्रिभुज पीक्यूआर। अब यहाँ पर देखो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल दिखने में एक जैसे है पर इसका साइज अलग अलग। देखो फिर से सिमिलैरिटी का अर्थ ये होता है कि ये ट्रायंगल दोनों देखने में एक जैसे है पर साइज अलग अलग है, हाइट अलग अलग है। मतलब एक ट्रायंगल बड़ा होगा एंड एक ट्रायंगल छोटा होगा, एक ट्रायंगल बिग होगा एंड एक ट्रायंगल लेस होगा, स्मॉल होगा। देखो यहाँ पर कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा। देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर
क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का रेशियो दिया है, यहां से पता चल। देखो यहां पर यदि ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल 256 है तो ये ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया 441 होगा। मतलब बड़ा कौन है, क्षेत्रफल किसका बड़ा है, देखो 441 बड़ा है, मतलब ये ABC में आता है, यानी ABC बड़ा त्रिभुज होगा यानी PQR छोटा त्रिभुज होगा। दिखने में एक साइज अलग अलग, मतलब ये यहाँ से पता चल गया कि बड़ा है, त्रिभुज ABC बड़ा है इसके मुकाबले, यानी ये छोटा है, PQR छोटा है, क्षेत्रफल से हमें पता चल गया। अब आगे दिया है कि PR यानी ये साइड 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। हमें ये AC यानी कि ये साइड निकालना है, AC निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हियर आपको कॉन्सेप्ट याद करके रखना पड़ेगा, थियरी याद करके रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद करके रखना पड़ेगा, थियरी याद करके रखना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल रेशियो ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल बराबर इक्वल ये AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर इक्वल ये BC स्क्वायर बटा ये QR स्क्वायर इक्वल बराबर ये AC स्क्वायर बटा ये PR स्क्वायर होता है। फिर से एक बात देखो, यदि दो ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है, यदि दो ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है, यदि दो त्रिभुज समरूप है, ये सिमिलर है, मतलब दिखने में एक जैसा है और साइज अलग है, तो देखो ऐसे केस में, सिमिलरिटी के केस में, समरूपता के केस में देखो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया का रेशियो यानी कि अनुपात कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के यानी कि संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर ही होता है। फिर से यदि दो त्रिभुज समरूप है, देन क्षेत्रफल का रेशियो यानी कि अनुपात कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के यानी संगत भुजा के वर्ग के स्क्वायर के अनुपात के बराबर ही होता है, रेशियो के बराबर ही होता है। दैट इज यानी कि देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल रेशियो ये ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल का, देखो ये ट्रायंगल ABC रेशियो ट्रायंगल PQR इक्वल बराबर, देखो यहाँ पर ये साइड AB है उसका वर्ग करना है, तो इसके बट्टे में ये PQ आएगा, इसके अनुरूप ये है, इसके संगत ये है, तो नीचे में PQ का वर्ग आएगा और बराबर आगे ये BC का वर्ग, तो बट्टे में इसके संगत QR का वर्ग आएगा, इक्वल ये AC है तो AC का वर्ग बट्टा इसके संगत कॉरस्पॉन्डिंग ये PR स्क्वायर आएगा, ये साइड आएगा। मतलब हमें संगत साइड लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना है और वर्ग भी करना है। तो देखो यहाँ पर एरिया की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए इन शॉर्ट यहाँ पर आपको याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है। देखो एरिया के केस में, क्षेत्रफल के केस में, एरिया के केस में यानी क्षेत्रफल के केस में वर्ग आता है, स्क्वायर आता है, वर्ग आता है, स्क्वायर आता है, वर्ग आता है, स्क्वायर आता है। अब यहाँ पर हमें ये क्षेत्रफल का रेशियो ऑलरेडी गिवन है, दिया है, आगे हमें ये PR भी दिया है और हमें ये AC निकालना है, आराम से निकल जाएगा। मतलब अब हमारे पास ये ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अनुपात ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल बराबर इक्वल ये AC का वर्ग बट्टा PR का वर्ग है। देन आगे therefore इसलिए अब देखो यहाँ पर ये रेशियो कितना, ये रेशियो यहाँ पर ये दिस
441 बट्टा ये 256 होगा। देखो यहां पर देखो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल 441, देखो यहां पर बदल जाएगा, उलट जाएगा। देखो यहां पर ट्रायंगल एबीसी यहां पर नीचे मतलब यहां पर 441 आएगा, ये नीचे वाला यहां पर ऊपर आएगा, और बट्टा में ट्रायंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल यहां पर 256 है, 256 यहां पर पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर उल्टा लिखा है इसलिए रिवर्स लिखा है इसलिए। तो आगे बराबर देखो इधर यहां पर इसको ध्यान में नहीं है, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए। आगे यहाँ पर AC, तो AC यहाँ पर हमें निकल, इसको हमने मान लिया x, यानी यहाँ पर x का वर्ग आएगा, यस x का वर्ग आएगा, इसको हमने x मान लिया, AC को हमने x मतलब यहाँ पर x का वर्ग आएगा बट्टा में PR, तो PR यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 12 का वर्ग 144, देखो यहाँ पर PR, देखो PR देखो यहाँ पर PR 12 है, तो 12 का वर्ग 144 होता है, 144 होता है, 144 होता है, 144 होता है, ये आएगा। हमें निकालना है x यानी AC निकालना है, तो आगे therefore इसलिए अब देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो हमें x निकालना है, इसलिए देखो ये 144 को इधर लाना पड़ेगा, ये 144 को इधर लाना पड़ेगा, ध्यान ये इधर आके देखो ये 441 गुणा 144 बट्टा 256 बराबर x का वर्ग, देखो ये x का वर्ग बराबर 441 गुणा 144 बट्टा 256 होगा। तो आगे therefore देखो यहाँ से लिखते हैं, देखो x² बराबर ये है, तो x बराबर वर्गमूल के अंदर ये सब आ जाएगा, मतलब एक साइड हम वर्ग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, दूसरी तरफ हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है, वर्गमूल लगाना पड़ता है। आगे therefore देखो यहाँ से देखो क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, देखो x बराबर, तो देखो यहाँ पर ये जो वर्गमूल है तो ये पूरे को वर्गमूल लगा हुआ है, ऑल को लगा हुआ, मतलब ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी अंश एंड हर दोनों को लगा हुआ है, इसलिए ये वर्गमूल सेपरेट लग जाएगा, पर्टिकुलर लग जाएगा, मतलब ये भी वर्गमूल में आएगा, ये भी वर्गमूल में आएगा, ऐसा हम लिख सकते। आगे देखो यहाँ पर ऊपर में फिर से यही काम होगा, मतलब ये पूरे के ऊपर वर्गमूल है, बीच में गुण है, तो यहाँ पर भी ये वर्गमूल पर्टिकुलर लगेगा, सेपरेट लगेगा, ऐसा बन जाएगा। तो आगे यहाँ पर ये 441 का वर्गमूल 21, आगे therefore इसलिए अब देखो आगे ये 441 का वर्गमूल 21 होता है, 21 होता है, क्यों देखो यहाँ पर 21 का वर्ग 441 होता है, इसलिए उल्टा 441 का वर्ग 21 होता है, बीच में गुणा 144 का वर्ग 12 होता है, बट्टे में ये 256 का वर्गमूल 16 होता है, क्योंकि बिकॉज 16 का वर्ग यानी स्क्वायर 256 होता है, इसलिए उल्टा 256 का वर्गमूल 16 होता है, और इक्वल टू ये x होगा। तो आगे therefore ये x बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर ये 12 को हम 4 किया 12 ऐसे लिखते, आगे ये 16 को हम 16 ऐसे लिखते, ये 16 को हम 4 चौके 16 ऐसे लिखते हैं। आगे 21 को हम 7 किया पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 तिया लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखो, जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो यहाँ पर कैंसल इसमें से कुछ नहीं होगा, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, दूसरा कुछ भी कैंसल नहीं होगा। देखिए 21 तिया 63 होता है, 63 होता है, और बट्टे में हमारे पास 1 4 बचा हुआ, तो बराबर x होगा, x इक्वल टू 63 डिवाइड 4 होगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखते हैं, देखो यहाँ ऑप्शंस में आंसर दशमलव में दिए हुए हैं, डेसिमल में दिए हुए, इसलिए हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दशांश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा, देखो सब यहाँ पर देखो, ये 63 को हम 60 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये शॉर्टकट में हम करेंगे, डायरेक्ट भाग वाला मेथड हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट में इसको हल करेंगे। ये 63 को हम 60 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 64 का देखो ये 60 का, देखो ये 60 का चौथा भाग फोर्थ पार्ट हमें पता है कि 15 होता है, 15 होता है। फिर देखो यहाँ पर 15 चौके 60 होता है, मतलब 60 डिवाइड 4, 60 डिवाइड 4 बराबर 15 होगा, मतलब भागफल क्वेश्चन 15 होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये 3 का हम आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो देखो 3 का आधा 1.5 यानी कि 1.5 होता है। ये 3 का आधा यानी कि हाफ 1.5 यानी कि 1.5 होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है। अब इसको हम 1.50 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि दशमलव हो, दशमलव के बाद कोई संख्या हो और संख्या के पीछे में हम असंख्य शून्य लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1.5 को हम 1.5 अनंत जीरो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक जीरो रख दिया, यानी कि ये 3 का आधा यानी कि हाफ 1.50 होता है। अब इसका भी हम आधा करते हैं, इसका हम फिर से आधा करते हैं, देखो इसका आधा 0.75 होता है, 0.75 होता है, मतलब 3 का चौथा भाग यानी कि फोर्थ पार्ट ये 0.75 होगा, 0.75 होगा। तो ये निकल गया। देखो क्या किया हमने, देखो सबसे पहले 3 का हमने आधा निकाला, तो आधा 1.5 होता है और 1.5 का हम फिर से आधा किए तो इसका आधा 0.75 होता है, 0.75 होता है। मतलब ये 3 का चौथा भाग 3 डिवाइड 4 इक्वल 0.75 होता है। इसका भागफल इन क्वेश्चन 0.75 आता है। मतलब ये 60 प्लस 3 यानी 63 डिवाइड 4, 63 डिवाइड 4 इक्वल बराबर ये दोनों का योग होगा। तो आगे therefore देखो ये 15 प्लस 0.75 बराबर ये 15.75 होगा। ये 15 प्लस 0.75 बराबर ये 15.75 होगा। मतलब ये 75 का 75 दशमलव का दशमलव और ये 15 प्लस 0 यानी 0 प्लस 15 ही होता है। और यहाँ पर यूनिट यानी कि 21 सेंटीमीटर दिया है। मतलब ये x का वैल्यू यानी कि मान ये होगा, तो x क्या है, x AC है, तो AC का वैल्यू यानी कि मान देखो सिलो ये 15.75 सेंटीमीटर होगा, 15.75 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट वृत्त पर यानी सर्कल पर
चतुर्थांश वृत्त पर यानी ऑन क्वाड्रेंट सर्कल एक वर्ग यानी कि 1 स्क्वायर इस तरह खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है कि सो दैट सच दैट उसके दो आसन शीर्ष मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स केंद्र से समान दूरी पर है, मतलब सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर है, इक्विडिस्टेंट पर है, इक्विडिस्टेंट पर है और त्रिज्या पर यानी रेडियस पर लाइस करता है। जब इवेंट दो और शीर्ष यानी कि जो बाकी के दो शीर्ष हो गए अदर टू वर्टेक्स हो गए वो वृत्तीय चाप पर है, मतलब साइक्लिक यानी सर्कुलर आर्क पर स्थित है, लाई करते हैं। यदि वर्ग के यानी स्क्वायर के भुजा की लंबाई साइड का लेंथ 8 से तो वृत्त की यानी सर्कल की त्रिज्या यानी रेडियस ज्ञात करे, फाइंड करे। 16x बट्टा x प्लस 4 रूट 5x देखो रूट 5x बट्टा रूट 2 2x बट्टा रूट x एंड रूट 2x। तो अब देखो सबसे यहाँ पर हमें सबसे देखो यहाँ पर हमें ये चतुर्थांश को समझना पड़ेगा, ये चतुर्थांश को समझना पड़ेगा, मतलब चतुर्थांश वृत्त को समझना पड़ेगा, चतुर्थांश वृत्त को समझना पड़ेगा, मतलब क्वाड्रेंट सर्कल को समझना पड़ेगा, क्वाड्रेंट सर्कल को समझना पड़ेगा। तो इसका सीधा साधा अर्थ ये होता है कि सर्कल का 4 भाग करना है, उसमें से एक भाग लेना है, सर्कल का 4 भाग करना है, उसमें से एक भाग लेना है। देखो ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल वृत्त, ये हो गया हमारा सर्कल। यहाँ पर इसका हमें 4 पार्ट करना है, 4 इक्वल पार्ट करना है। कैसे? उसके लिए यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, केंद्र यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन खींचते हैं। दूसरा हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं। तो देखो यहाँ पर ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है, यही क्या हो गया हमारा, यही क्या हो गया हमारा सेंटर हो गया, यानी कि केंद्र हो गया, सेंटर हो गया यानी केंद्र हो गया, ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। ये क्या हो गया हमारा, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। अब यहाँ पर ये एक्सिस के सापेक्ष में हम कहे, एक्सिस के सापेक्ष में हम कहे, एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में कहे, मतलब याम के सापेक्ष में, याम के कॉन्टेक्स्ट में हम कहे क्या होगा, ये ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा, ये पॉइंट ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा। इन शॉर्ट ये जो पॉइंट ये सर्कल का सेंटर है, मतलब ये दोनों लाइन क्या है एक्चुअल में, ये दोनों लाइन देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, आगे ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, मतलब इसके हिसाब से ये हमारा ओरिजिन हुआ, मूल बिंदु हुआ। अब यहाँ पर हमें लेना है चतुर्थांश, मतलब चौथा भाग, चौथा पार्ट, मतलब ये चारों भाग में से कोई भी एक भाग को उठा लेना है, पिकअप करना है और उसके ऊपर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा बोले। फिर से यहाँ सर्कल का 4 भाग करना है तो हमने ऐसे किया। तो अब देखो ये चारों में से किसी भी एक भाग पर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन को, सवाल को आप हल
कर सकते। यहाँ पर हम इस भाग को उठा लेंगे, इस भाग को उठा लेंगे, इस भाग में हम कार्य करेंगे। मतलब कि चतुर्थांश वृत्त ये हो गया, ये हमारा चतुर्थांश वृत्त हो गया, ये हमारा चतुर्थांश वृत्त हो गया, ये हमारा चतुर्थांश, ये चौथा भाग मतलब 4 में से एक भाग हमारा चतुर्थांश वृत्त हो गया। मतलब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो दूसरी बात, यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है, 90 का ही एंगल बनता है। अब इसको हम बिग साइज में ड्रॉ कर, देखो यहाँ पर हम इसको बिग साइज में ड्रॉ करते हैं, बड़ी साइज में ड्रॉ करते हैं, बिग साइज में ड्रॉ करते हैं, बड़ी साइज में ड्रॉ कर। देखो एक हमारा ये सीधा लाइन हो गया, दूसरा ये एक देखो ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, दूसरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब यहाँ पर देखो ऐसा सर्कल आता है, ये सर्कल देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है, मतलब ये सेंटर है, केंद्र है, ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, और यहाँ पर एंगल 90 का बनता है। तो हमने अब देखो इस पर, इसमें ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें हमें एक वर्ग खींचना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। देखो ये जो वर्ग होगा यानी स्क्वायर होगा वो ऐसा बनता है, ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा। देखो ये हो गया हमारा वर्ग। देखो थोड़ा आयत जैसा लग रहा है, रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, यानी आयत जैसा लग रहा है, पर आपको ये स्क्वायर मान के चलना है, ये रफ डायग्राम है, इसलिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया, यानी कि स्क्वायर हो गया। मतलब स्क्वायर में क्या होता है, देखो स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग में क्या, देखो वर्ग में चारों कोण 90-90 का होता है, चारों के चारों एंगल 90 का होता है, और चारों भुजा समान होता है। देखो यहाँ पर भुजा का लेंथ x दिया है, मतलब ये भी x है। देखो नाम ही देते हैं, यहाँ पर हमने a दिया, b दिया, c दिया, यहाँ पर b दिया, तो ये हमारा स्क्वायर कौन सा हुआ, ये ABCD स्क्वायर हो गया, ABCD स्क्वायर हो गया, ABCD स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। इसमें AB बराबर x, BC बराबर x, BC बराबर x, ये AD भी x ही होगा, सब x ही होगा। और दूसरी बात आमने सामने वाली की साइड पैरेलल होती है, समानांतर होती है, तो ये दोनों लाइन समांतर है, ठीक इसी प्रकार ये दोनों लाइन भी समानांतर होता है, आमने सामने समानांतर, आमने सामने समानांतर होता है। अब यहाँ पर हमने ये स्क्वायर के ऊपर ऐसे ही नहीं है, देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा हमने ड्रॉ किया। देखो यहाँ पर बोला है कि हमें ऐसा वर्ग खींचना हो जो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर। देखो पहले उसके दो आसन शीर्ष मतलब एडजसेंट वर्टेक्स, मतलब पास वाले शीर्ष, अगल बगल वाले शीर्ष, यानी कि आजू बाजू के शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर होने चाहिए, केंद्र से समान दूरी पर त्रिज्या पर होने चाहिए, केंद्र से समान दूरी पर त्रिज्या पर होने चाहिए। मतलब ये ए शीर्ष है, देखो ये त्रिज्या पर, देखो ये क्या हो गया, ये पूरा लेंथ, देखो यहाँ पर नाम हमने सपोज m दिया, यानी और यहाँ पर हमने सपोज नाम n दिया, यानी mn क्या है, nm क्या है, देखो ये mn यानी nm इस सर्कल का रेडियस है, त्रिज्या है। ये जो mn है यानी nm है, ये सर्कल का
त्रिज्या है, रेडियस है, मतलब ये भी देखो, मतलब और दूसरी बात ये भी त्रिज्या है। देखो यहाँ पर नाम हमने दिया ई, देन ये एन ई यानी एन भी त्रिज्या है, ये एन ई यानी एन भी त्रिज्या है, ये सर्कल का त्रिज्या हो गया, रेडियस होगा। मतलब हमें ये दो शीर्ष त्रिज्या के ऊपर लेने हैं। देखो ये रेडियस के ऊपर लेने हैं, ये ए एन डी त्रिज्या के ऊपर है, रेडियस के ऊपर है। और दूसरी बात ये दोनों वर्टेक्स यानी कि दोनों शीर्ष, देखो बोला है कि केंद्र से समान दूरी पर है, ये हमारा सेंटर है। ये जो एन है, एन हमारा सेंटर है, केंद्र है। इस वृत्त का ये एन पॉइंट सेंटर है, केंद्र है, एन सेंटर है, केंद्र है। मतलब यहाँ पर एन बराबर एन डी होगा, एन बराबर एन डी होगा, एन बराबर एन डी होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखो यहाँ पर यदि देखो हम ए एंड सी को ध्यान में लेते हैं, देन ये सामने वाले शीर्ष हो जाते हैं, ऑपोजिट शीर्ष हो जाते हैं। सिमिलरली ये बी एंड डी क्या है, सामने सामने शीर्ष हो गया, ऑपोजिट शीर्ष हो गया। पर ऐसा यहाँ पर नहीं बोला है, यहाँ पर आसन शीर्ष बोला है, मतलब एडजसेंट शीर्ष बोला है। मतलब हमें आजू बाजू के लेने हैं, पास पास के लेने हैं, इधर उधर के लेने हैं, पर सामने नहीं जाना है। और सामने नहीं जाना तो इसको ही आसन बोलते हैं, यानी कि एडजसेंट बोलते हैं। मतलब हमें ए और डी को लेना था, नहीं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेना था। तो आगे कैसा लेना है, देखो यहाँ पर एक तो त्रिज्या पर होने चाहिए दोनों बिंदु, और दूसरा केंद्र से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एन डी बराबर एन ए होना चाहिए, एन डी बराबर एन ए होना चाहिए। तो एक शर्त हो ये हो गया। दूसरी शर्त, बाकी के जो दो वर्टेक्स बचते हैं, मतलब बी एंड सी, ये वृत्तीय चाप पर होने चाहिए, आर्क पर होने चाहिए। मतलब ये आर्क पर होने चाहिए, ये चाप पर, सर्कल पर होने चाहिए। ये बी एंड सी यानी अदर जो वर्टेक्स है दो बचे, यानी बी एंड सी, ये चाप पर होने चाहिए, आर्क पर होने चाहिए, सर्कल पर होने चाहिए। ऐसा हमें वर्ग बनाना था, स्क्वायर बनाना है। ऐसा हमें वर्ग बनाना है, स्क्वायर बना। तो ये हो गया। अब आगे इस समय हमें ये वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ये सर्कल है, सर्कल का हमें रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ये सर्कल दिख रहा है, इसका हमें रेडियस यानी त्रिज्या निकालना है। यहाँ त्रिज्या यानी रेडियस निकालना है। देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा, यदि आप सोचते होंगे कि हम एनी को या फिर एमएन को निकाल लेंगे तो ये हमारा त्रिज्या निकल जाएगा, पर ये देखो ये सीधे सीधा यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ये एनी से यानी एमएन से सीधा सीधा यहाँ डायरेक्ट नहीं निकलेगा, मतलब इसका लेंथ निकालना मुश्किल है, निकलेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा अलग कार्य करना होता है, डिफरेंट कार्य करना होता है। कैसे देखो ये आप आगे देखोगे, अहेड में देखो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो स्क्वायर जो बनेगा यानी कि वर्ग जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, ये बी एंड सी ये चाप पर बिंदु है, पॉइंट है। और देखो ये ए एंड डी त्रिज्या पर है और ये इक्वल डिस्टेंस है। ये डी यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा, ये बी के जस्ट सामने आएगा। ये जो डी पॉइंट है ये बी के जस्ट सामने आएगा। यहाँ पर ये एन डी बराबर एन ए होगा, एन डी बराबर एन ए होगा। देखो स्क्वायर ऐसा आएगा, देखो ये बन क्यों नहीं रहा, देखो ये एग्जैक्टली बन क्यों नहीं रहा था, एकदम से बराबर क्यों नहीं बन रहा। देखो ये एकदम से इसलिए नहीं आ रहा था कि देखो यहाँ पर हमें विकर्ण खींचना है, इसलिए हमें डायगोनल खींचना था। इसलिए ये स्क्वायर
एग्जैक्टली राइट नहीं बन रहा था, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर एक डायगोनल खींचना था, विकर्ण खींचना था, डायगोनल खींचना था, विकर्ण खींचना था, और ये विकर्ण हमें ऐसा लेना था जो इस लाइन के समानांतर हो, पैरेलल हो। देखो ये विकर्ण इस लाइन के पैरेलल हमें लेना था, इसलिए मतलब ये BD हमारा विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। ये स्क्वायर में ये BD विकर्ण है, मतलब हम आमने सामने वाले शीर्ष को हम ज्वाइंट करते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स को हम जोड़ते हैं, ज्वाइंट कर देते, जो लाइन बनता है उसको विकर्ण यानी कि डायगोनल बोलते हैं। मतलब हमने ऐसा डायगोनल खींचा BD सच देख ये BD ये MN के पैरेलल है, समानांतर है। ये बात तो हो गया। तो यहाँ पर ये 90 है, 90 है, 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया था। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर हमें सीधा लाइन लेना था जो विकर्ण हो, डायगोनल हो, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये अच्छे से इसको आप समझ लेना। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, अब मतलब देखो यहाँ पर देखो यहाँ से भी हमने एक सीधा लाइन खींचा, ड्रॉ किया, यहाँ से भी हमने एक सीधा लाइन ड्रॉ किया। ध्यान क्या होगा, देखो ये भुजा एंड ये देखो इसका भी यहाँ पर नाम दे, देखो यहाँ पर नाम हमने देखो सपोज F दिया, देन FB बराबर ND होगा, FB बराबर ND। देखो ये डायग्राम यदि आपने अच्छे से नहीं बनाया तो एक क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। देखो यहाँ पर FB बराबर ND होगा, यानी BD बराबर FN होगा, BD बराबर FN होगा, ये लेंथ एंड ये लेंथ बराबर होगा, ये लेंथ बराबर होगा। मतलब ये FB एंड D आयत बनेगा, यानी कि रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। मतलब इसमें चारों कोण 90-90 का होगा, चारों कोण 90-90 का होगा। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। और इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने वाली भुजा इक्वल होती है, आमने सामने वाली भुजा इक्वल होती है और समानांतर भी होती है, पैरेलल भी होती है। ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा था कि समांतर नहीं हो रहा था, ये डायगोनल इसके समानांतर नहीं हो रहा था, ये बात थी यहाँ पर। तो अब सॉल्व हो गया ये। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पर देखो ये हमें निकालना है त्रिज्या रेडियस, ये सर्कल का वृत्त का। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी, ये रेक्टेंगल के हिसाब से, ये रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग, ये आयत के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पर ये आयत के हिसाब से त्रिज्या यानी कि रेडियस ये BN होगा। मतलब यहाँ पर ये BN क्या है, इस आयत का विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। फिर से ये आयत FBDN में ये BN क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है। देखो ये FD भी डायगोनल होगा, सामने वाले से इसको हमने जोड़ा, ये डायगोनल होता है, विकर्ण, पर इसका हमें यूज नहीं, हमें ऐसा खींचना था। देखो यहाँ पर हमें ऐसा, देखो स्क्वायर में हमें ऐसा डायगोनल खींचना था, मतलब यहाँ से हमें खींचना नहीं था, यहाँ से खींचना था, इसका यूज करना है। और इसमें ये वाला खींचना है, तो हमने ये खींचा। BN यहाँ पर विकर्ण है, डायगोनल किसका, ये आयत का यानी कि रेक्टेंगल। अब देखो ये आल्सो ये NB क्या हो गया, ये BN क्या हो गया, देखो ये BN है हमारा, इस वृत्त का त्रिज्या है, रेडियस है, ये वृत्त का ये विकर्ण है, यानी BN है, त्रिज्या है, रेडियस है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर त्रिज्या क्या होता है, देखो त्रिज्या क्या, देखो त्रिज्या यानी देखो सर्कल के ऊपर का कोई भी हम बिंदु लेते हैं और उसको हम केंद्र के साथ मिलाते हैं, ज्वाइंट कर लेते
लेकिन जो लाइन बनता है वही तो त्रिज्या होता है, यानी यहाँ पर bn यानी विकर्ण ही त्रिज्या है। मतलब हमें ये विकर्ण निकालना है, ये डायगोनल निकालना है रेक्टेंगल का, तो कैसे निकलेगा? देखो सब लोग यहाँ पर देखो हमें छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल NAD और इसमें ये कोण 90 का है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये NAD राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये n 90 का है, 90 का है। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस नियम लगा के ये दोनों साइड्स को निकाल सकते हैं। तो देखो हमें ये साइड पता है, देखो ये हमारा स्क्वायर, इसकी लेंथ हमें a दी हुई थी, ये a है, ये भी a, देखो a नहीं x है, देखो x है, देखो x दी हुई है, x गिवन है। ये स्क्वायर का भुजा का लेंथ x दिया था, मतलब ये साइड में x पता है, तो ये दोनों साइड को हम निकाल सकते हैं। ये दोनों बराबर है इसलिए, इक्वल है इसलिए, मतलब ये एक्चुअल में समकोण होने के साथ साथ में समद्वि बाहु भी है, आइसोसेलेस भी है, मतलब इसमें दो भुजा भी बराबर है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। आगे यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, मतलब 90 के सामने करना होता है, सबसे बड़ी भुजा करना होता है। यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी AD का वर्ग, मतलब ये x का वर्ग बराबर बाकी की दो भुजाओं के, मतलब ये AND के, मतलब देखो यहाँ पर इसको मान लिया हमने सपोज y, इसको मान लिया, देखो हमने यहाँ पर इसको मान लिया सपोज हमने y, देन y का वर्ग प्लस y के वर्ग के बराबर होगा। फिर से कर्ण का वर्ग मतलब x का वर्ग बराबर बाकी की दो भुजाओं के, मतलब y के एंड y के वर्ग के एडिशन के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। तो आगे यहाँ पर आगे x² बराबर, देखो यहाँ पर ये y² प्लस y² मतलब एक बार y² प्लस एक बार y² बराबर दो बार y² होगा, 2 टाइम्स y² होगा। अब हमें निकालना है ये y, तो देखो यहाँ पर ये x² बट्टा 2 बराबर y² होगा, ये x² बट्टा 2 बराबर ये y² होगा, x² बट्टा 2 पूरे के अंदर वर्ग, पूरे के ऊपर वर्गमूल बराबर y होगा। देखो y² बराबर ये है, मतलब y बराबर क्या होता है, y बराबर ये पूरा वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, मतलब एक तरफ वर्ग हटता है दूसरी तरफ वर्गमूल लगता है। ध्यान आगे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, मतलब अंश एंड हर दोनों को वर्गमूल लगा, इसलिए हम सेपरेट भी ये वर्गमूल लगा सकते हैं। पर्टिकुलर ये स्क्वायर रूट दे सकते हैं, मतलब यहाँ पर वर्गमूल x² बट्टा वर्गमूल 2 बराबर y होगा। देखो ये वर्गमूल ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, मतलब ये अंश हर दोनों को लगा हुआ है, मतलब बीच में डिवाइड है भाग है, तो ऐसे केस में ये वर्गमूल दोनों को ही लगता है, अंश और हर दोनों को सेपरेट लगा सकते हैं, पर्टिकुलर लगा सकते हैं। यहाँ पर ये x² का वर्गमूल बट्टा ये 2 का वर्गमूल आएगा। तो आगे देखो यहाँ पर ये वर्गमूल इनवर्स कैंसल हो जाए, तो देखो ये एक दूसरे का इनवर्स होता है इसलिए, तो यहाँ पर ऊपर में बचा हमारे पास x और बट्टे में बचा वर्गमूल 2, तो बराबर ये y होगा। तो ये y का वैल्यू यानी ND बराबर n बराबर ये x/√2 होगा, x/√2 होगा, x बट्टा वर्गमूल 2 होगा, x बट्टा वर्गमूल 2 होगा, x बट्टा वर्गमूल 2 होगा। अब यहाँ पर हमें देखो हमें ये BD भी निकालना पड़ेगा, यानी कि ये
स्क्वायर का विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। कि देखो यहाँ पर हमें देखो इस लाइन का एंड इस लाइन का हमें यूज करना है तभी ये बी एन निकलेगा। तो अब हम ये बी डी निकाल लेंगे। सबसे देखो यहाँ पर कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो देखो वो √2 गुणा भुजा होता है, √2 गुणा भुजा होता है। तो यहाँ पर भुजा x है, ये वर्ग का साइड x है, मतलब यहाँ पर ये विकर्ण है, डायगोनल का लेंथ √2x होगा, √2x ही होगा। पर इसका हम प्रूफ भी देख लेते आता कैसे। इसका आंसर √2x है, डायरेक्ट आपको याद करके रखना है। देखो डायगोनल √2 गुणा भुजा होगा, यहाँ पर भुजा का वैल्यू x है, तो यहाँ पर ये BD का लेंथ यानी कि विकर्ण का लेंथ √2x ही होगा, √2x यूनिटी होगा। पर इसका हम प्रूफ भी देख लेते। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि देखो यहाँ पर ये स्क्वायर में 2 त्रिभुज बन रहा है, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं या फिर हम इसका भी यूज कर देंगे। यहाँ पर हम इसका यूज कर देंगे। यहाँ पर देखो इसमें ट्रायंगल ABD में ये एंगल 90 का है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। मतलब 90 के सामने कर्ण, मतलब यहाँ पर ये BD क्या है, विकर्ण क्या है, कर्ण, ये विकर्ण कर्ण है। यहाँ पर देखो 90 के सामने कर्ण मतलब ये BD, मतलब ये विकर्ण डायगोनल ही यहाँ पर कर्ण है कि हाइपोटेनस, यानी यहाँ पर ये BD का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर इक्वल बाकी के दो भुजाओं के मतलब AB एंड AD के मतलब ये XK एंड XK वर्ग के योग के बराबर होगा, XK एंड XK वर्ग के बराबर देगा। देखो बाकी की दो भुजा यहाँ पर AB एंड AD है, तो इसका मान भी x, इसका मान भी x, यहाँ पर वर्ग और वर्ग करना है, योग करना है, वो बराबर हो जाएगा। तो आगे बराबर इक्वल यहाँ पर एक बार x का वर्ग प्लस एक बार x बराबर 2 बार x का वर्ग होगा। 1 टाइम x स्क्वायर प्लस 1 टाइम x इक्वल बराबर 2 टाइम्स x स्क्वायर होगा। तो आगे यहाँ पर BD बराबर √2x² होगा, मतलब इधर वर्ग हटा तो इधर वर्गमूल लगेगा। तो आगे बराबर यहाँ पर देखो यहाँ पर ये पूरे के वर्गमूल लगा हुआ है, यानी ये सेपरेट लगेगा। मतलब यहाँ पर वर्गमूल 2 गुणा x² का वर्गमूल होगा, वर्गमूल 2 गुणा x² का वर्गमूल होगा, मतलब बीच में गुणा है, ये 2 को भी वर्गमूल लगा, बीच में गुणा x² को भी वर्गमूल लगा। तो आगे बराबर इक्वल यहाँ पर वर्गमूल 2 ऐसे रहेगा, 2 के वर्गमूल हमें पता नहीं इसलिए। और यहाँ पर सिमिलरली वर्गमूल बढ़ गया तो यहाँ पर x बचा, तो देखो ये वर्गमूल 2x आ गया, √2x आ गया, मतलब ये BD यानी कि विकर्ण यानी डायगोनल √2x होगा, मतलब √2 गुणा भुजा वन साइड होगा। तो इसको आपको याद करके रखना है।
देखिए, हमें ये bn निकालना है, nb निकालना है। देखो कैसे निकले, देखो यहां पर फिर से पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा। कहां पर लगेगा? देखो यहां पर, देखो 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 देखो। अब हमें इस्तेमाल करना है ये आयत का, यानी कि रेक्टेंगल का, आयत का, रेक्टेंगल का। देखो एफ बी डी एन, एफ बी डी एन, मतलब इसमें ये विकर्ण है, डायगोनल है। बी एन क्या है? एन बी क्या है? विकर्ण है, डायगोनल। हमें ये इसका लेफ्ट निकले, सीधी बात है। यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल एफ बी एन एंड ट्रायंगल एन डी बी, एन डी बी। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों से एक ही आता है, पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर इसका करो, किसी का भी करो, एक ही बात है। देखो हमने इस, देखो इसका करो, इसका करो, एक ही आएगा। कैसे? देखो यहाँ पर देखो ये कितना है, देखो ये x/√2 है, तो ये भी x/√2 है, तो ये भी x/√2 ही होगा। देखो an बराबर nd है, तो ये कितना है? x/√2 है, तो ये x/√2 होगा। ये ab भी x/√2 है, तो वही nd क्या है? x/√2 है, मतलब ये भी समान है, ये इसके समान है, तो ये ab क्या है? fb ही x/√2 है। सिमिलर ये दोनों समान है, तो ये √2x, तो ये fn भी √2x है, ये fn भी √2x है। और हमें ये निकालना है, निकल जाएगा। देखो इस ट्रायंगल में FBN में, FB में ये 90 का है, मतलब ये विकर्ण क्या होगा? यहाँ पर कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब NB का वर्ग बराबर इक्वल बाकी की दो भुजाओं के, मतलब ये x/√2 एंड ये देखो ये पूरा है, यानी कि √2x के वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर से एक बार, कर्ण का वर्ग मतलब bn का वर्ग बराबर इक्वल बाकी की दो भुजाओं के, मतलब fb यानी x/√2 एंड दूसरा ये fn यानी √2x के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अब इसको हमें हल करना है, सॉल्व करना है। आगे बराबर देखो यहाँ पर यहाँ पर ये वर्ग दोनों को लगे, x का वर्ग ऊपर में आएगा और नीचे में वर्गमूल वर्ग हट जाएगा, यानी नीचे में 2 बचेगा, प्लस आगे यहाँ पर जैसे ही वर्ग लगेगा √2 को, वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर x का वर्ग। फिर से एक बार देखो ये वर्ग दोनों को लगेगा, मतलब यहाँ ऊपर में x का वर्ग, नीचे में ये निकल जाएगा, वर्गमूल गया, 2 बचा, प्लस सिमिलर यहाँ पर 2 इसको लगा तो वर्गमूल गया, 2 बचा, और ये x का वर्ग ऐसे आएगा। तो आगे यहाँ बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर इसका हल यानी कि सॉल्यूशन x² प्लस 4x² ऑल बट्टा 2 होगा, x² प्लस 4x² ऑल डिवाइड 2 होगा, मतलब यहाँ पर 2 दूनी 4x² होगा, 2 दूनी 4x² होगा, पूरे के बट्टे में 2 आएगा, यानी ये दोनों का एडिशन कितना होगा? ये x² प्लस 2 दूनी 4x² पूरे के बट्टे में 2 आएगा। तो आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये एक बार x² प्लस 4 बार x² बराबर 5 बार x² होगा और बट्टे में 2 आएगा, 5 टाइम्स x² बट्टा 2 आए, तो ये क्या आया? NB का वर्ग आया। तो आगे NB बराबर क्या होगा? NB बराबर वर्गमूल के अंदर 5x²/2 आएगा। तो आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये जो वर्गमूल है ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, मतलब ये अंश एंड हर
दोनों को लगा हुआ है, इसलिए इसको हम सेपरेट सेपरेट भी दे सकते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ बराबर इक्वल वर्गमूल 5x का वर्ग बटा वर्गमूल 2 होगा, तो आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर फिर से देखो ऊपर में ये वर्गमूल 5x होगा, ये वर्गमूल पूरे को लगा हुआ है, बीच में गुणा है, तो ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर लगेगा, 5 को लगेगा, 5 का वर्ग में पता नहीं है, इसलिए ऐसे किस रहेगा वर्गमूल 5 ऐसे रहेगा। और जैसे ये वर्ग को लगेगा यानी x पर लगेगा, यानी वर्गमूल वर्ग कैंसल हो जब यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, यानी 5x स्क्वायर का वर्गमूल रूट 5x होता है, और बट्टे में ये वर्गमूल 2 एज इट इज रहेगा। वर्गमूल 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मतलब हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिले। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, कैसे? देखो यहाँ पर इसको हम अंदर 5/2 x ऐसे भी ले सकते, देखो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, मतलब एक ही वर्गमूल के अंदर ये 5 और 2 को हम ले सकते हैं। ये देखो अलग अलग वर्गमूल के अंदर ये 5 और 2 है, तो हम एक ही वर्गमूल के अंदर ले सकते हैं। मतलब वर्गमूल 5 डिवाइड वर्गमूल 2 बराबर एक ही वर्गमूल के अंदर 5/2 लिख सकते हैं, यानी कि उल्टा एक ही वर्गमूल के अंदर 5/2, इसको हम वर्गमूल 5/2 ऐसे लिखते हैं, मतलब सेपरेट सेपरेट दे सकते हैं। ये दोनों चीजें सही, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं उल्टा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब एग्जाम में ये दोनों में से कुछ भी दिया हो सकता है, और ये x बेचारा ऐसा ही रहेगा, यानी कि देखो यहाँ पर तो आंसर यही दिया है, यही दिया है, मतलब ये bn बराबर ये होगा, मतलब कर्ण ये होगा, मतलब विकर्ण कितना, सब कुछ यही है। देखो 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 ये ट्रायंगल के हिसाब से एक कर्ण था, अब रेक्टेंगल के हिसाब से यानी आयत के हिसाब से विकर्ण है, डायगोनल है, और ये सर्कल के हिसाब से क्या हो गया, रेडियस हो गया, त्रिज्या। तो यही हमें निकालना था, एनबी हमें निकालना था, मतलब इस सर्कल का रेडियस यानी कि त्रिज्या, रेडियस यानी कि त्रिज्या वर्गमूल 5x, देखो वर्गमूल 5x बट्टा वर्गमूल 2 बट्टा वर्गमूल 2, दैट इज √5x डिवाइड √2 डिवाइड √2 होगा, त्रिज्या इतना होगा, यानी इतना यूनिट होगा, इतना इकाई होगा। मतलब ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।